फोर्स क्या है, पुश और पुल, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो उसके स्टेट को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे एक वॉल है ऐसे, और इस वॉल पे मैं अगर इस वॉल के ऊपर मैं फोर्स अगर लगाऊंगा ऐसे, तो ये वॉल में कोई चेंज नहीं करने वाला है ना, सिर्फ ट्राई कर सकता है चेंज करने की। तो फोर्स ज़रूरी नहीं है कि लग गया तो वो चेंज कर ही देगा, स्टेट को चेंज कर भी सकता है या ट्राई कर सकता है चेंज करने की। ऐसे नेचर में 4 टाइप के फोर्सेज होते हैं। कौन कौन से 4? ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो भी फोर्स हम लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी एक टाइप का हो जाएगा। जैसे रस्सी में जो टेंशन होता है वो कौन सा फोर्स होता है? एक रस्सी है, उसमें टेंशन, वो इन चारों में कौन कैटेगरी में आएगा? तो रस्सी में जो टेंशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है। फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी, एक ऐसे सरफेस है ग्राउंड, वहाँ पे कोई मास एक रखा हुआ है, तो ये इस सरफेस को ऐसे डिफॉर्म कर देता है ऐसे, ये मास। तो ये रीगेन करने के लिए जो नीचे का जो ग्राउंड वाला सरफेस है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है, राइट। उसको ग्रेविटेशनल ये सब नहीं लिखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के बीच लगता है, दो मासेज के बीच, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, ये दो न्यूट्रल पार्टिकल के बीच भी लग जाता है। और ये दो प्लस प्लस में भी अट्रैक्शन करा सकता है, इसको चार्ज चार्ज से मतलब नहीं है, दो प्लस प्लस में भी ये अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है कि नहीं। तभी तो इसी के कारण न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो स्टेबल हो पाते हैं। अदरवाइज न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रहेगा ही नहीं, दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो अल्फ़ा गामा बीटा ये सब डीके होता है, रेडियो एक्टिविटी, उसका कारण है ये। इसी फोर्स के कारण वो न्यूक्लियस के अंदर का जो एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में टूट जाता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और उससे इमिशन होता है पार्टिकल का। या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना, इस फोर्स के कारण। उससे अल्फ़ा बीटा डीके होता है न्यूक्लियस से। तो इन चारों फोर्स को अरेंज करना होता है ऑर्डर में, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये तीसरे नंबर वाला है, थर्ड, हाँ सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा है, सेकेंड। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी फोर्थ। तो सबसे पीछे रहता है वन, है ना। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इनिशियल स्टेट। कोई भी बॉडी जो रुका हुआ है वो चाहता है कि रुका रहे, और जो मूविंग बॉडी है वो चाहता है कि उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे, राइट। अब उसमें कोई चेंज करने जाता है तो वो अपोज करता है, तो उस प्रॉपर्टी को जिसके कारण बॉडी अपोज कर रहा है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू विच दैट बॉडी ट्राई टू चेंज, अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, राइट। और इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अपोज करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे बेस्ड है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सपेल्ड बाय अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी तब तक अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखती है जब तक कि वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp/dt, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। ये इंटरनल नहीं, कैसा फोर्स है इधर, एक्सटर्नल फोर्स। और उसमें अगर मास कांस्टेंट है, p = m भी होता है, तो m बाहर आ जाएगा। तो अगर मास कांस्टेंट है तो उसको m dv/dt लिख देंगे, और अगर मास वेरिएबल है तो v dm/dt लिखते हैं। तो वेरिएबल मास है तो ये, कांस्टेंट मास है तो ये लिखते हैं। ये u × v पे डिफ्रेंशिएट किया है, एक को रख के दूसरे को रख के पहले को डिफ्रेंशिएट किया है। तो F = m में जब फॉर्मूला आएगा, इसमें F जो है ना वो एक्सटर्नल फोर्स समझना है आपको, और mm में एक्सेलरेशन बॉडी के सेंटर ऑफ मास का है। अगर पॉइंट मास है तो उसका खुद जो पार्टिकल है वही सेंटर ऑफ मास भी उसका है। लेकिन एक्सटेंडेड मास अगर है तो इस फार्मूला से एक्सेलरेशन किसका मिलता है हम लोग को, पूरे बॉडी का नहीं,
सिर्फ उस बॉडी के एक पॉइंट का मिलता है, सेंटर ऑफ मास का। इम्पल्स, लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है तो उसको इम्पल्स बोला जाता है। जैसे एक बैट्समैन जब बॉल उसके तरफ आता है और वो हिट करता है बैट से, तो बॉल पे फोर्स लगाता है, लेकिन बैट और बॉल के बीच कांटेक्ट बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसने इम्पल्सिव फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? इम्पल्सिव। तो वो क्वालिटेटिव आइडिया हो गया कि ऐसे फोर्स जो कम समय के लिए किसी बॉडी पे लगता है उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन या फॉर्मूला क्या आता है? तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, फोर्स इनटू टाइम आता है। अगर किसी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को और छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम मान लेंगे कि वो फोर्स कांस्टेंट रहा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे t1 से t2 समय तक। अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया निकालना होता है, तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से भी क्या मिल जाता है? इम्पल्स। तो फोर्स अगर लार्ज इंटरवल में टाइम दिया हुआ है और फोर्स कांस्टेंट है तो दैट कांस्टेंट फोर्स इनटू डिफरेंस इन टाइम भी लिख सकते हैं, और वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं या एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी लीनियर मोमेंटम। तो एफ डी टी इम्पल्स का फॉर्मूला है, और उसका फॉर्मूला ये भी होता है क्योंकि डी टी जब नीचे आ जाएगा तो डी पी बाई डी टी बराबर फोर्स हो जाता है, इसीलिए फोर्स में टाइम मल्टीप्लाई कर देने से क्या मिल जाता है? चेंज इन इम्पल्स। न्यूटन थर्ड लॉ आराम से याद है सबको, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी और सेम बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी, राइट। तो एक रोड पे मान लेते हैं कि ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक है, 1000 kg मास है उसका, और उसके सामने से एक 100 kg का कार आ रहा है, ठीक है। तो 100 kg का कार आ रहा है और वो कार का स्पीड भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और ट्रक 1000 kg का है और उसका स्पीड भी 40 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों में टक्कर हो जाता है, तो कार ज़्यादा ट्रक पे फोर्स लगाएगा कि ट्रक ज़्यादा कार पे फोर्स लगाएगा? इसका आंसर बताइए। तो ट्रक ने कार पे ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि कार ने ज़्यादा ट्रक को फोर्स लगा दिया? ट्रक, हाँ, तो कार पे फोर्स लगाया ज़्यादा, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर ये है कि दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाया। दोनों ने एक दूसरे पे क्या लगाया? इक्वल फोर्स, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कार जो ट्रक जो है कार को ज़्यादा मारता, जोर से फोर्स लगाता, तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाता, ये ट्रक जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा देता कार के ऊपर, तो न्यूटन का लॉ गलत हो जाता। न्यूटन का क्या बोला है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल और अपोजिट तो नहीं होता वो, है कि नहीं। हम लोग ये जो है ना इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, कार कमज़ोर था इसलिए वो टूट फूट जाएगा, और ये मजबूत था इसलिए उतने फोर्स का इस पर असर नहीं पड़ेगा। और एक एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, ये एक अर्थ में बना देता हूँ, EARTH, अर्थ, ठीक है। और उस पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट छोटा सा मास का एक बॉल है, बॉल। तो हम बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं अर्थ पे, तो अर्थ बॉल को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचती है कि बॉल अर्थ को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है? तो सब बोलेगा यही कि अर्थ ही खींचती है बॉल को, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अर्थ जितना फोर्स बॉल पे लगाती है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन बॉल वो इक्वल होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन अर्थ। कोई ज़्यादा कम एक दूसरे पे नहीं लगाता है। ज़्यादा कम लगाएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाएगा कि नहीं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अर्थ बॉल को फोर्स लगाएगी तो बॉल थोड़े छोड़ देगा अर्थ को, वो भी फोर्स लगाएगा इक्वल। लेकिन अर्थ का इतना ज़्यादा मास है ना, उसका बहुत ज़्यादा इनर्शिया है, तो उतने फोर्स का असर नहीं पड़ा। मान लेते हैं इन दोनों के बीच 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 10 न्यूटन से अर्थ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 10 न्यूटन से ये बॉल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, बॉल के लिए ज़्यादा हो जाएगा 10 न्यूटन। लेकिन दोनों एक दूसरे पे क्या लगाता है? इक्वल फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स का इक्वल होता है। फिर अगर आप जा रहे हैं रोड पे मान लेते हैं, और
पीछे से हाथी आके आपको मार देता है धक्का, तो कोई पूछे अगर आप गिर गिर जाते हैं तो पूछेगा कि हाथी ने आपको ज़्यादा फोर्स लगाया कि आपने हाथी पे ज़्यादा लगाया। तो इसका भी आंसर है कि दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल लगाया, लेकिन जो फोर्स हुआ दोनों के बीच वो उतने फोर्स का हाथी पे असर नहीं पड़ेगा, और आप पे उस फोर्स आपके लिए वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, राइट। लेकिन फोर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगता है। स्प्रिंग फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। एक स्प्रिंग है, उस पर इधर फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कोई है जो फोर्स। तो ये स्प्रिंग क्या करता है ना कि ये लंबा होना नहीं चाहता है। ये फोर्स लगाने से जैसे ही ये लंबा हुआ, ऐसे एक्स लंबा मान लीजिए हो गया, तो ये स्प्रिंग वापस लाने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, और उसका फोर्स का जो है ना माइनस के एक्स फार्मूला होता है। यानी अगर आप राइट में खींचेंगे तो ये फोर्स उसमें माइनस लगा के लेफ्ट में खींचेगा। इसका डायरेक्शन आई कैप हुआ, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है, माइनस आई कैप। आप राइट में खींचेंगे तो फोर्स स्प्रिंग किधर लगाता है, लेफ्ट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग कट करने से क्या होता है उस पर चर्चा है ये। इफ़ द लोअर स्प्रिंग इज कट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। ये लोअर वाले स्प्रिंग को ऐसे कोई कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। दो ब्लॉक यहाँ पे है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है, इसका 2m का, स्प्रिंग कट करने के बाद। तो स्प्रिंग कट करने से पहले क्या सिचुएशन था देख लीजिए। स्प्रिंग कट करने से पहले सब रेस्ट पे होंगे सब लोग, तो इस पे नीचे 2 mg लग रहा होगा, तो ये स्प्रिंग भी ऊपर की ओर लगा रहा होगा कितना, 2 mg। और इस m की बात करें तो इस पे 2 mg, तो ये स्प्रिंग खींच रहा होगा इसको नीचे, और खुद इसका mg, तो कुल मिला के इस पे नीचे की फोर्स लग रहा होगा 3 mg। तो ये वाला स्प्रिंग ऊपर की तरफ होल्ड करके रखा होगा 3 mg से, क्योंकि स्प्रिंग कट करने से पहले दोनों ही मासेज रेस्ट पे होंगे, इसलिए दोनों पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस पे नीचे 2 mg, तो ऊपर भी 2 mg है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, ये रेस्ट में रहेगा। और इस पे नीचे 3 mg है और ऊपर भी 3 mg है, तो ये भी रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग को हम लोग कट करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स लगाना इमीडिएटली बंद कर देता है, माने स्प्रिंग एकदम झटके से अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाता है, राइट। तो ये जो 2m था उस पर ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा था वो अचानक से ये फोर्स गायब हो जाएगा। ये 2 mg वाला फोर्स क्या हो जाएगा, गायब। एज सुन एज स्प्रिंग इज कट, जैसे ही स्प्रिंग को कट किया कोई, तुरंत से उसको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ये 2 mg वाला फोर्स गायब हो जाएगा। तो ये 2 mg वाला फोर्स गायब हो गया, तो इस पे बेचारे पे खाली डाउनवर्ड फोर्स बचा कि नहीं, 2 mg। तो ये नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो एक्सेलरेशन बराबर तो फोर्स बाई मास। नीचे की ओर फोर्स सर आ रहा है 2 mg, और इसका मास आप लिखे हैं 2m, 2m कट गया, तो इसका आंसर आ गया g। तो स्प्रिंग कट करते ही ये g एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया क्या होगा। अभी दूसरे मास के बारे में बताइए, इसका क्या होगा। तो ये नीचे वाला फोर्स नहीं, ये देखिए, ये ऊपर वाला स्प्रिंग कट नहीं किए हैं ना, ये स्प्रिंग कट किए हैं क्या, हम ये वाला नहीं किए हैं, तो ये 3 mg रहेगा। ये स्प्रिंग कट किए हैं तो ये 3 mg नहीं गायब होगा, खाली स्प्रिंग, उसमें से स्प्रिंग तो खाली 2 mg लगाया था, बाकी का mg तो इसका वेट था। बाकी का mg क्या था, इसका वेट। तो अब इस मास पे नेट फोर्स 3 mg ऊपर और mg नीचे, तो कुल मिला के ऊपर की तरफ 2 mg बचा, 3 mg में से mg गया, 2 mg बचा, और इसका मास है m, तो m से m कट गया तो 2g। तो 2g एक्सेलरेशन से ये ऊपर उड़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा 2g एक्सेलरेशन से। अपर ब्लॉक के लिए देखिए आंसर क्या आ गया है, 2g। ये लोअर ब्लॉक के लिए सॉल्व किया है तब g आया है, लेकिन अपर ब्लॉक ऊपर भागेगा 2g एक्सेलरेशन से। ये अब कर रहे हैं मोशन ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट। ये दो बॉडी कांटेक्ट में दिया हुआ है, तो इस पे फोर्स। अब पहला स्टेप क्या होता है कि पूरे को एक कंबाइंड सिस्टम मानना होता है, और एक्सेलरेशन इसका होता है टोटल फोर्स जो आपने लगाया है। आपको याद होगा कि मैं बताया था F = m। F क्या लेना होता है, एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी फोर्स लेना नहीं होता है, इंटरनल नहीं होता है। तो हम दोनों को एक सिस्टम लेंगे
तो m2 ने जो m1 पे लगाया या m1 ने जो m2 पे लगाया वो तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल तो खाली f हुआ, तो f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे एक्सेलरेशन मिलेगा इस सिस्टम का। फिर अगर पूछेगा कि नहीं हमको यही चाहिए, अंदर वाला फोर्स चाहिए कि 2 ने 1 पे कितना लगाया, 1 ने 2 पे कितना लगाया, तो उस फोर्स का नाम इसने F1 लिखा है, स्मॉल f1। तो उसके लिए आप या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, दोनों से हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेप तो ये करना ही पड़ेगा, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के रखना है सिस्टम का। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के किसी से भी कर सकते हैं, तो आइए हम इससे करते हैं दूसरे से। तो दूसरा का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है m1 ने जो लगाया है F1 नाम का फोर्स, वो एक्सटर्नल काउंट होगा। जब मैं इसको अकेला कंसीडर करूँगा, अकेला तो फ्री बॉडी डायग्राम में, तो F1 इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास m2। तो इस पर फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू ma। तो F1 फोर्स लगा, F क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि F तो इतना दूर है, इसके इमीडिएटली पास में तो F1 है ना, F2 तो उधर लग रहा है, m1 मास पे लग रहा है, इस पर थोड़े लग रहा है। तो इस पर डायरेक्टली क्या लग रहा है, F1 लग रहा है फोर्स। तो F1 इक्वल टू m2 और इसका एक्सेलरेशन वही है जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, क्योंकि पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है। तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे लाके ए के जगह पर यहाँ, राइट। तो इससे आ जाएगा F1 का वैल्यू, F1 आ गया m2 F बाई m1 प्लस m2। 4 kg का m1 मान लीजिए है और m2 है 2 kg का, और दोनों ऐसे एक साथ सटा हुआ है और मैं 12 न्यूटन फोर्स लगाया। तो आपको बताना है कि m1 m2 के बीच कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। आंसर 4 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन आया होगा टोटल फोर्स बाई टोटल मास 2, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होता है F इक्वल टू m है, m है 2 और एक्सेलरेशन भी 2 है तो 4, तो इस पर फोर्स लगा होगा 4। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि एक पुल्ली ऐसे दिया हुआ है और उससे ब्लॉक अटैच है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो इसका इक्वेशन लिखना पड़ता है, इसका इक्वेशन, लेकिन इतना करने से बचना है तो ट्रिक भी एक है। आप मान दीजिए कि एक सीधा ऐसे लाइन है, ऐसा सीधा लाइन मान लेंगे इसको हम, इधर m2 मान लेंगे और इधर m1। इस तो इधर की तरफ m2g फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ क्या लग रहा है, m1g। तो m1 m2 में से कोई सा एक हम मान लेंगे कि किसी का एक का वेट ज़्यादा है। अभी मान ले रहे हैं राइट साइड वाला m2 ज़्यादा है, तो ये फोर्स इसको नीचे खींचेगा, जबकि ये फोर्स आने से क्या करेगा, रोकेगा। तो एक फोर्स m2g है और अपोजिंग वाला m1g है, तो ये नेट फोर्स हो गया। और टोटल मास लिख दीजिए m1 प्लस m2, तो ये टोटल फोर्स बाई टोटल मास हो गया कि नहीं। तो m2g कॉमन ले लीजिए, तो आंसर आ गया m2 माइनस m1 ब्रैकेट में g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही एक्सेलरेशन हो जाता है, कॉमन एक्सेलरेशन सिस्टम का ये हो जाएगा। फिर जब इससे एक्सेलरेशन मिलेगा, इससे क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्सेलरेशन। लेकिन टेंशन कैसे निकालेंगे, जब टेंशन लिखना होगा ना T, तब इक्वेशन लिखना पड़ेगा। टेंशन के लिए किसी एक का इक्वेशन लिख देंगे हम, जैसे m1 का इक्वेशन मैं लिखूँगा, तो m1 पर नीचे फोर्स लग रहा है m1g और ऊपर की तरफ T लग रहा है, तो m1g माइनस T इज नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। m1 का मास और एक्सेलरेशन वही जो यहाँ से आया है, इससे टेंशन भी मिल जाता है। जैसे इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी ट्रिक से सॉल्व मैं कर रहा हूँ ना। ये m2 का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक, इसको 4 kg ले लेते हैं और इसको 2 kg। तो पूछा है कि टेंशन एक्सेलरेशन बताइए, तो इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है, 40 न्यूटन वाला फोर्स है। ये इसको चला रहा है, गिरा रहा है, और इसको पीछे से रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि इस पर mg नीचे लग रहा है और नीचे का इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो चलाने वाला खाली 40 है, चलाने वाला एक ही फोर्स है, वो भी 40 न्यूटन का है। और इसको दोनों मास को चलाना है, इस 4 को भी और ये 2 को भी, तो 6 नीचे आ जाएगा, तो 20/3 आ गया। एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/3, यानी 20/3 से ये नीचे जाएगा और 20/3 से ये आगे जाएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो जो टेंशन है वही फोर्स उसको आगे ले जा रहा है और कोई उपाय नहीं है। तो टेंशन इक्वल टू मास 2 और एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 20/3, तो आंसर हो गया 40/3। 40/3 टेंशन हुआ और एक्सेलरेशन हो गया 20/3। कोई सोच सकता है कि सर इसका mg आप 40 लिए,
तो इसका mg क्यों नहीं ले रहे हैं 20? क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है इधर, ये चल किधर रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो जिधर चलेगा उधर का फोर्स देखेंगे ना। ये mg को तो नॉर्मल बैलेंस कर दिया है, नॉर्मल। तो हम ड्राइविंग फोर्स मेरा 40 है और अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, और जो फोर्स 90 पे होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आता है। फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? जिस जगह पे, प्लेस पे बैठ के आप दूसरे का वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताते हैं, वर्क डन उस पर कितना हुआ ये सब बताते हैं, उस जगह को ही क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल मतलब ऐसा फ्रेम जो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और ऐसा फ्रेम जो मूविंग है, रुका हुआ नहीं है, और वो भी उसका मूविंग खाली रहने से नहीं होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, उसका वेलोसिटी बदलना चाहिए, तब उसको जाके बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स जो है ना, वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूमेरिकल सॉल्व करता है उसको एक सूडो फोर्स मानना पड़ता है। सूडो फोर्स का वैल्यू क्या लेगा? वो मास, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो इक्वेशन लिखेगा न्यूटन्स लॉ, उसका मास लिखेगा और फ्रेम का एक्सेलरेशन माइनस लगा के। अगर फ्रेम चल रहा है राइट में तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट होगा, अगर फ्रेम चल रहा है अपवर्ड तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ये सूडो फोर्स और क्लियर करने के लिए आइए हम लोग रियल वेट और एपरेंट वेट पे डिस्कशन करते हैं। तो ये एक लिफ्ट है, पहले लिफ्ट रेस्ट पे है, रेस्ट, और उसमें एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, और उसके ऊपर आप इमेजिन करिए खुद को कि आप खड़े हैं इसके ऊपर। तो ये वेइंग मशीन क्या रीडिंग देखा? जो रियल आपका वेट है वो रीडिंग दिखा देगा, है ना। तो अगर आपका मास 40 kg है तो ये 40 kg वेट दिखाएगा। आपका वेट कितना दिखाएगा? ये 40 kg वेट। हम लोग से कोई पूछता है ना कि वेट क्या है, तो हम लोग बोल देते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, लेकिन ये गलत है। 60 kg हम लोग का मास है। 60 kg क्या है हम लोग का? मास। क्योंकि kg वेट का यूनिट है ही नहीं। वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ पुल अस टुवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट। तो वेट का यूनिट न्यूटन होना चाहिए। तो न्यूटन में जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो कोई 60 kg मास का आदमी है ना, तो उसका 600 न्यूटन आ जाता है। तो वेट का मतलब होता है 600 न्यूटन, या 60 kg वेट लिख देते हैं उसको, kg वेट या kgf भी बोलते हैं हम लोग। मास कोई बोलेगा तब बोलिएगा 60 kg मास है। तो ये रियल वाला जो है वही दिखेगा, यही उसका रियल वेट है, वेट रियल। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे ऊपर की तरफ, तो भी इसका जो वेट मेजर किया जाएगा वापस उतना ही दिखाएगा, 40 kgf। लेकिन अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगेगा, तो एक्सेलरेट करेगा तो इस पर एक नीचे mg के साथ साथ एक और फोर्स लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स, जो कि इस आदमी का मास और ये फ्रेम के एक्सेलरेशन के बराबर होता है, सूडो फोर्स। तो अब इसमें नीचे की तरफ दो फोर्स लगने लगा, तो ये जो नीचे रखा हुआ था वेइंग मशीन, उसको ये ज़्यादा ज़ोर से दबाएगा ये आदमी, है कि नहीं। तो ज़्यादा ज़ोर से दबाएगा तो एपरेंट वेट mg से बढ़ा हुआ दिखेगा, mg प्लस ma दिखेगा। अब कम कब दिखेगा? तो अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेट करता हुआ, तो इस आदमी पे सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा m में, और नीचे क्या लग रहा था? mg। तो अभी जो फ्लोर को ये दबाएगा वो mg माइनस ma फोर्स से दबाएगा, तो ये फ्लोर भी उसको नॉर्मल रिएक्शन कितना देगा? mg माइनस ma। और फ्लोर जितना नॉर्मल रिएक्शन देता है mg माइनस ma, वही एपरेंट वेट होता है। तो दोनों में m कॉमन ले लिया है और g माइनस a आ गया एपरेंट वेट। फ्रिक्शन ऐसा लगता है पूरा पढ़ने के बाद कि आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा जिससे पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि ये है क्या फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, जहाँ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो एक यहाँ रफ सरफेस है जिसका म्यू का वैल्यू 0.8 है, ठीक। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने 10 kg के एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, 10 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, और इस पे फोर्स मैंने लगा दिया है इधर, फोर्स लगा देता हूँ मैं यहाँ 40 न्यूटन। कितना न्यूटन फोर्स है? 40 न्यूटन। तो इसमें बताना है आपको कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन कितना होगा।
दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है सरफेस के बीच, ग्राउंड और 10 केजी जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इनके बीच कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, ये दोनों बताना है। देखिए सॉल्व कर रहे हैं कैसे। तो सबसे पहले म्यू इंटू एन कोई जैसे ही निकालेगा तो उसका आ जाएगा म्यू 0.8, और एन मतलब एम जी होता है, तो 10 और जी भी 10 ले लेते हैं, तो पॉइंट से 10 कट गया तो ये 80 आया। तो ऐसा देखते ही कोई समझेगा कि सर बी का आंसर 80 हो गया आपका, ऐसा कोई सोच लेगा बी का आंसर क्या हो जाएगा 80, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है ये, कैसे भी बता रहे हैं। और एक्सेलरेशन की बात है, कोई पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा तो वो बोल देगा नेट फोर्स बाई मास, तो 80 माइनस 40, 80 फोर्स लगा फ्रिक्शन, 40 उधर, और मास इसका 10 से डिवाइड कर दिए तो 40/10 मतलब कि 4 आ गया, ये भी गलत हो गया, मैंने ये दोनों ही रॉन्ग हो गया, फ्रिक्शन भी 80 गलत है और एक्सेलरेशन 40 गलत है। क्यों ये गलत हुआ देखते हैं चलिए। तो ये जो फॉर्मूला है ना म्यू इंटू एन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? लिमिटिंग। फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन अपना वैल्यू जीरो से धीरे धीरे बढ़ा के और लिमिटिंग तक ले जाता है, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता नहीं है। वो फ्रिक्शन अपना वैल्यू क्या कर लेता है? एडजस्ट कर सकता है। तो आप जब 40 न्यूटन का फोर्स लगाई हैं तो फ्रिक्शन कभी भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, या तो उसके इक्वल लगाएगा या कम लगाएगा, राइट। तो फ्रिक्शन ऐसा कभी होगा क्या कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और मैं इधर खींचूंगा और फ्रिक्शन के चलते वो उल्टा भागने लगेगा? ऐसा रियल लाइफ में कभी होता है? एक टेबल है, टेबल को मैं इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इधर नहीं आके उल्टा जाने लगेगा क्या? टेबल मेरे को ही खींच के ले जाएगा क्या उधर? अगर फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी को आप खींचे, जब आप जीरो फोर्स लगाएंगे, चुपचाप कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उस पर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। जब इधर कोई 1 लगाता है तो फ्रिक्शन भी 1 लग जाता है, जब ये 2 करता है तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू क्या कर लेता है? 2। ऐसे से ये फोर्स लगाते रहेगा। तो 40 आप कर देंगे तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू 40 कर देगा। फ्रिक्शन कहाँ तक अपना वैल्यू कर सकता है? 80 तक। तो जब आप 40 लगाएंगे तो फ्रिक्शन 40 ही लगेगा, 80 नहीं लगेगा। तो इस केस में जो मैं क्वेश्चन पूछा था कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो 40 लगेगा, और एक्सेलरेशन इसमें होगा ही नहीं क्योंकि आपका फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल दोनों है। फिर अगर मैं इसको 80 कर देता इसी क्वेश्चन को, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी आप क्या बोलती है? 80, और इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 आता। लेकिन अगर मैं इसको 90 कर देता, 90, तब उस केस में ये एक्सेलरेशन अब आना स्टार्ट होता, क्योंकि ये 90 और फ्रिक्शन अपना वैल्यू 80 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो उस केस में वो नेट फोर्स उस पर 90 माइनस 80 हो जाएगा, और इसका मास 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10/10 1 से एक्सेलरेट ये करने लगेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन भी आता और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 80 का 80 फिक्स हो जाता। फिर आप 100 भी लगा देते तो भी ये 80 ही रहता, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो लिमिटिंग वैल्यू से पहले फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट करते रहता है। तो ग्राफ, उसी के लिए ये ग्राफ यहाँ बनाया है कि इधर अप्लाइड फोर्स है और इधर फ्रिक्शन है। तो जब आप फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। तो आप 1 अप्लाई की तो फ्रिक्शन भी 1, आप 2 तो 2, आप अप्लाई कर दी मैं इतना लिमिटिंग, तो फ्रिक्शन भी लिमिटिंग पे हो गया। इसके बाद आप थोड़ा सा भी अपना फोर्स बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी आप फोर्स बढ़ाएंगे तो वो फिर चलने लगेगा बॉडी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस होता है, इसलिए ये ग्राफ नीचे गिर जाता है थोड़ा, क्योंकि रफनेस ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है सरफेस, तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। इसलिए डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन वो कम होता है स्लाइटली स्टैटिक फ्रिक्शन से। और उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ा दीजिए, 100 कर दीजिए, 90, 100 कुछ भी, लेकिन वो 80 का 80 ही रहता है कि नहीं, यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ग्राफ कैसा आता है? अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का, अप्लाइड के साथ साथ चलता है पहले, लेकिन एक लिमिट के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन जब हो जाता है तो कांस्टेंट हो जाता है उसके बाद। फिर एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट फोर्स किसका किसका रिजल्टेंट? नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का, और नॉर्मल के बीच इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है, क्योंकि
ये एंगल जब निकालेंगे तो ये tan के बदले में यहाँ f लिखेंगे और यहाँ नॉर्मल, तो f का वैल्यू म्यू एन होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल कट जाएगा। यानी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कब का रिजल्टेंट है, तो जिस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है। कोई भी जनरल फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ये, मैक्स फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये, और ये म्यू एस के बराबर आता है। फिर देखिए एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज है कि ये ऐसे सरफेस है, उस पर कुछ रखा हुआ है, रफ सरफेस पे, ये धीरे धीरे इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन एंगल के लिए ये गिरना शुरू कर देगा, तो ये जस्ट स्लाइड करने लायक कितने एंगल पे हो जाएगा, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और इसका भी वैल्यू वापस म्यू एस के इक्वल आता है, मतलब tan इनवर्स म्यू एस आएगा थीटा।